नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में स्टॉक स्पेसिफिक बात करने की कोशिश करेंगे जिसमें एक टेक्निकल टेक्सटाइल वाली कंपनी है। मार्केट में बड़ी चर्चा में रही है पिछले कुछ दिनों के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे देखा गया कि इनकी जो कंपनी जो कामकाज करती है उसके मुताबिक यदि आप देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी टेक्सटाइल से डील करती है। कहते हैं जो फाइबर्स दैट द बेल्ट ऑफ द फ्यूचर की बातें कहती है जो कि कहती है बेटर आइडिया जिनके पास है खास करके और दूसरी बात ये भी कहती है वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्लेयर इन द टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, ये एक्चुअली में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और कहती है कि मल्टी डिविजनल्स हैं जहाँ पे मल्टी जोग्राफिकल्स की बात टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी के तौर पे इनका नाम शुमार है। जहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट के हिसाब से यदि फैक्ट्री देखा जाए तो दो फैक्ट्री इनके पास है। करीब 27 पेटेंट ग्रांटेड इनके पास है और 75 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस की बात कहती है। साथ में ये कहती है कि एसक्यू के हिसाब से कहती है कि एकरेज अक्रॉस द मल्टीपल 1000 से ज़्यादा की बातें कहती है और इनके जर्नी और बाकी सब चीज़ों को लेकर के अपनी प्रेजेंटेशन उन्होंने मेंशन कर रखा है। इनोवेटिव एप्लीकेशन फोकस सॉल्यूशंस फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर के कारोबार रहा है। जहाँ पे एक्वा कल्चर्स को लेकर के देखा जाए, स्पोर्ट्स को लेकर देखा जाए, स्पोर्ट्स में जो यूज होती है उसको लेकर देखा जाए। ग्लोबल फुटप्रिंट की बात कहते हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा हो, चाहे चिलीज हो, यूएसए हो, यूके हो, नॉर्वेज हो, यहाँ सभी कंट्री मिलाकर कहती है कि ग्लोबल ऑफिस इनके पास 6 ऑफिस हैं और 75 कंट्री में इनकी प्रेजेंस की बात कहती है। यदि हम इनकी स्टॉक मार्केट की रिएक्शन तरह देखा है तो कंपनी का नाम है गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड और मार्केट कैप के मुताबिक आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस तो बहुत बड़ी दिखती है लेकिन इसका नंबर ऑफ शेयर मार्केट में बहुत कम है, इसीलिए स्टॉक प्राइस काफ़ी बड़ा है। यदि पर शेयर की वैल्यूशन देखा है तो बुक वैल्यू कहता है 566 का और इंटरेंसिक वैल्यू कहता है करीब 1525 का। जबकि इस कंपनी में केवल केवल इतना ही नहीं, यदि हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो इसका ग्रोथ रहा है वो लगातार बेटर करती नजर आती है, उड़ान की तरफ उड़ती जाती है। जहाँ पे जो ये पिछले पीरियड के मुकाबले देख कंपेयर करेंगे तो वो 1.5% के आसपास ही जंप करती है, लेकिन ओवरऑल में देखा गया करीब 20% से ज़्यादा की ऊंचाई पे जगह क्रिएट कर दी है। क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक देखा है तो अप ट्रेंड अप और डाउन ट्रेंड दोनों का मूवमेंट देखने को मिला है। जहाँ पे यदि वाई ओ वाई के मुताबिक आप कंपेयर करते हैं तो इसके मुकाबले क्या होता है कि यहाँ पे 28% से लेकर के नियरली 25% तक की जंप की बात कहती है और इसके मुकाबले देखेंगे तो शायद उससे ज़्यादा ही आंकड़ा करीब 50% के आसपास की आंकड़ा टच हो पाएगी। इसी बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी जो पर शेयर कमाती है वो करीब 112 रुपये पर शेयर की कमाई है इस कंपनी का, एक कंपनी के पर शेयर का। जबकि नंबर ऑफ शेयर जो है मार्केट में 1 करोड़ 99 लाख के आसपास है, जिसकी वजह से ये करंट मार्केट की प्राइस से करीब करीब 9,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप क्रिएट करती है। आरओसी काफ़ी अच्छा दिखता है, 18 से लेकर 23% तक की बात कहती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 823% के आसपास ऊंचाई पे जाती है, जबकि 1 करोड़ 99 लाख के अंदर जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो 53% का है, कोई प्लेज नहीं है, जो कि अच्छी बात कहती है। डिविडेंड यील्ड भी करीब 1% के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो निवेशकों का क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसके मुताबिक कह सकते हैं कि 150% के आसपास ज़्यादा है। यदि एवरेज किसी दुकान पे एक लोगों का भीड़ है तो यहाँ पे इनकी स्टॉक को खरीदने को लेकर के 1.5 लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। डेट टू इक्विटी का पार्ट काफी कम कहती है, 0.01 का आंकड़ा कहती है, लेकिन करंट रेशियो के नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, जिसको लेकर के एक परत को और हम समझने की कोशिश करेंगे। वो है प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग है उसको लेकर के, जहां कंपनी ये कहती है हम 15% के आसपास कमा पाती है, सेविंग कर पाती है, उसके बजाय कंपनी के पास 112% की मार्केट में आज भी आउटस्टैंडिंग दर्ज करती है। कंपनी के बारे में क्या देखा है तो कंपनी 1976 में बनी थी गारवेयर वॉल रोप्स के नाम से, बाद में इसका नाम शायद चेंज करके कुछ और किया गया। कहते हैं जो इंडियाज लीडिंग प्लेयर इन द टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर प्रोवाइडिंग द स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन टू द cordage and the infrastructures industry world, जहाँ पे worldwide the company manufacturing and the providing the world class solution in the high performance polymers ropes की बात कहती है। लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक देखा है तो यहाँ पे जो टर्नओवर था वो लगातार अच्छी नई रेजिस्टेंस की तरफ भागा है। जब किसी भी कंपनी में वो क्या क्या चीज़ देखते हैं,
उनका सेल्स का जो परसेंटेज है वो लगातार ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या उसके बेसिस पे मार्केट में आउटस्टैंडिंग ज़्यादा तो नहीं पड़ा था, और कंपनी ने जब कर्ज लिया था तो कर्ज को लेकर के एसेट्स क्रिएट किया था कि नहीं, यही कुछ 4-5 बातों को लेकर देखा जाए तो शायद हम उसको एनालाइज कर पाएंगे जो आखिर इसका बेस कैसा है कंपनी का। और यदि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में देखा गया कि वर्क ऑर्डर कितना है, फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ कैसा हो सकता है, बिजनेस मॉडल से हो या सेम बिजनेस है या सेगमेंट वाइज बिजनेस से देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ओवरऑल हमने देखा कि कंपनी ऑलमोस्ट करीब 15% की सेविंग करती है, जिसमें रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व देखा जो करीब 3 महीने की टाइम फ्रेम की बातें कहती है, 72 दिन की बात कहती है, जबकि कंपनी काफी तेज है इससे इन बातों से कि 72 दिन में पैसे ले तो लेती है, लेकिन अपने वेंडरों को, हो सकता है अपने एम्प्लॉय को ही बात किया जाए, अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने वेंडरों को वो पैसे कब देती है, करीब करीब 8 महीने में पैसा देती है, ऐसा डेटाबेस की बात दिखती है। दी फाइनेंशियल पोजीशन में हम रिस्क फैक्टर को एनालाइज कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या कंपनी कर्ज लेकर कर क्या रही है, कर्ज कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी के पास जो कर्ज है और रिजर्व के जो अमाउंट पड़े हैं, इनकी बात किया है तो कंपनी के पास फिक्स एसेट्स करीब 267 करोड़, रेस्ट बात देखा है तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी किया हुआ है, रेस्ट इनका जो अदर एसेट्स आइटम है उनके अंदर भी डील करती हुई नजर आती है, जहाँ पे रिसीवेबल देखा गया कि 252 करोड़ के आसपास। बाकी सब चीज़ों को लेकर देखा जाए तो करीब ये डेटाबेस सामने दिखती है, इसके मुताबिक कह सकते हैं कि हाँ ये सस्टेनेबिलिटी इसमें बन पाती नजर आती है। और इसमें फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक यदि सीजीआर को देखा, डेटाबेस को देखें तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर के चाहे सेल्स का नंबर हो चाहे स्टॉक प्राइस की ट्रेंड हो, लगातार अपनी जगह पे जमी खड़ी नजर आ रही है। जबकि पेयर्स के मुकाबले आप कंपेयर करेंगे तो चाहे वो वेलस्पून हो, रेमंड्स लाइफस्टाइल हो या इस कंपनी की लिस्ट की बात करें तो बाकी कंपनियों से यहाँ पे निवेशकों का जो ध्यान है वो काफी ज्यादा है, खास करके वेलस्पून से या रेमंड से या फिर कुछ कंपनियों में तो और भी ज्यादा है जिसमें कि जिंदल स्टील्स का नाम, जिंदल वाइट का नाम आता है। यदि निवेशकों के इंटरेस्ट में ये जानना जरूरी है कि क्या कितने निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ा है, तो यहाँ पे पहले देखा गया कि मार्च 24 के दौरान में करीब 92,000 से ज्यादा निवेशक थे इस कंपनी में। लेकिन ये अप डाउन का सिचुएशन क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा मार्केट में 36-37 हजार, मतलब कह सकते हैं कि 30 से लेकर 40,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नजर आता है। एफआईडीआई की अच्छी खासी भूमिका रही है स्टार्टिंग से बात किया जाए, जबकि डीआई ने पिछले 1 साल में अच्छी अपनी पोजीशन को जस के तस रखा है, आम पब्लिक के पास ही पोजीशन जो था वो शिफ्ट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दर्ज करती नजर आती है। इसके अलावा देखा तो डीआई में कौन सी बड़ी, तो यहाँ पे कोटक है, एसबीआई जैसे फंड शामिल है। पब्लिक होल्डिंग में देखा जाए तो कुछ इनकी हाईटेक्स उनकी खुद की कंपनी की बात किया जा रहा है और उनकी एक नाम निकल के आता है पारिक करके, उनकी करीब 1% की होल्डिंग, ऑलमोस्ट 30 से 40 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जाता है यहाँ पे इस कंपनी में। और साथ में यदि कुछ और पार्ट को देखा जाए तो दिसंबर में भी इसका पीपीटी आया था, उस पीपीटी के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ को लेकर के क्या कंपनी ने अपने एक्सपेक्टेशन रखा है, अपने एक्सपेक्टेशन को लेकर कहती है कि हमारे पास जो मॉडल्स हैं हमारे कामकाज करने के लिए, कहते हैं टॉप 100 कंपनी अंदर टॉप 50 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे इंडिया में पर जीपीटीएम्स के हिसाब से इनका है। फाइनेंशियल 24 में प्रॉफिट आफ्टर जो क्रॉस था वो 200 करोड़ पार करती है और ईपीएस में करीब 100 रुपीज से ज्यादा की बात उन्होंने रखी, जहाँ पे वाई में कंपनी कहती है कि हमारा 20% से ज्यादा की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ लेवल दर्ज करती नजर आई है, चाहे वो फर्स्ट हाफ ही का सवाल क्यों ना हो। कंपनी के पास फिलहाल की बात किया जाए, कहते हैं कि हमारे पास टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, कुछ 75 कंट्री में डील करते हैं, प्रेजेंस हमारी बात है 28 फुटप्रिंट्स हैं, ग्रांटेड 100 अप्लाइड करके रखा है, हाईली स्किल्ड R&D टीम है जहाँ पे 22 साइंटिस्ट की बातें कहती है और 20,000 से ज़्यादा इनके पास स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की बात करती नजर आती है। इसके अलावा अपने बेटर आइडिया इन एक्शन को लेकर कहती है और कंपनी की जो खासकर ये कहती है कि इनके पास ओनरशिप हो, इम्प्रूव हो, बॉन्ड्स की बात करें, इन्हांसमेंट की बात किया जाए, बिजनेस अपडेट्स को लेकर उन्होंने दर्ज किया कि हमारे पास एक्वा कल्चर्स बिजनेस में हम डील करने की कोशिश में हैं। इसके अलावा वैल्यूबल एसेट्स हमारे पास दर्ज करती है। इसके अलावा सेलमोन्स इंडस्ट्रियल अपडेट की बात कहती है और जो वाई के हिसाब से उन्होंने कंपेयर किया है मेजर प्लेयर इन द इंडस्ट्रीज, प्लेयर में इनका जो भागीदारी है उनको लेकर कहते हैं कि हम
520K के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। और इनमें नॉन सैल्मन की बात किया जाए, बाकी सब प्रोडक्टिविटीज़ को देखा जाए, स्पोर्ट्स वाले जो टेक्सटाइल हैं उसमें इनका अच्छी खासी काम करती कहते हैं। जो बेस बेस चाहे वो बेसबॉल हो, टेनिस हो या फिर सोलर जैसे हो, जिसमें कि इनकी प्रोडक्टिविटीज़ का यूज किया जाता है। वैल्यू एडेड रुपीज़ की बात कहती है और कुछ ऐसे खास करके जिसमें ये भी बातें शामिल करती है इन सब चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे जियो सिंथेटिक्स की बात कहती है। कंपनी की ये सब कुछ उनकी कंपनी का खुद का बिजनेस, और जहाँ पे कंपनी ये भी कहती है कि हमारे पास जो कारबान है, जहाँ पे रोड्स हों या फिर रेलवेज के लिए हो या फिर एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, वहाँ पे हमारा कारोबार चलती है। इन सब सेगमेंट को लेकर इनका एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को लेकर कहती है, इनके पास ऑफरिंग जो लिस्ट है उनके लेकर के जिक्र करती है। फिर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग की बात कहती है कि एक बार हम ये सब प्रोडक्ट को लेकर के अपनी हम करते हैं। और चाहे वो बिजनेस मॉडल में इनका देखा जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट सिंगापुर हो या फिर थाईलैंड हो, ओनाम ओमन्स हो, फ्रेंच हो या ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्री हैं, वहाँ पर इनका कारोबार जमती और दिखती नज़र आती है। ऑलराउंड देखा जाए तो कंपनी में रिटर्न अभी तक उस लेवल से लगातार रिटर्न ही रिटर्न है, और रिटर्न को इफेक्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए दो बातें को रखा गया है, जिसमें कि एक बुक वैल्यू से मार्केट की ट्रेडिंग रेट और दूसरा इन द डिलीवरी इन द पुअर सेल्स को लेकर। मुझे लगता है इन दोनों को लेकर के इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में यदि डिमांड बढ़ी है तो शायद डिमांड बढ़ सकती है, ऐसा देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि कुछ और पहलू को देखा जाए, जहाँ पे इनके चार्ट में देखा गया कि पिछले एक साल में लगातार नई रेजिस्टेंस क्रिएट करती हुई नज़र आ पा रही है। और लगातार इसमें हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबने पैसे ही कमाए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के पैसे की वैल्यूएशन उसमें टूट गई हो, जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उस एक्सपेक्टेशन से लिया जो हमें ग्रोथ मिलेगा, लेकिन शायद वो सेंटिमेंट की वजह से निकल गए या फिर कुछ वजह से निकल गए, उनके लेकर के चिंता की बात हो जाती है कई बार। जहाँ तक ओवरऑल यदि साल दर साल की आप बात करेंगे, तो कंपनी में साल दर साल में अभी तक जो जो डिमांड इसका रहा है, वो करीब 10 सालों में 2200% से ज़्यादा की डिमांड इनके स्टॉक में रही है। ओवरऑल यदि 3 महीने से लेकर के और 1 साल तक के डेटा के बाद 40% तक की रिटर्न इनकी स्टॉक में दिया है ऑन एवरेज की बात किया जाए तो। लेकिन मार्केट में अक्सर होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग के मुताबिक लोगों के पास पैसे बनते भी हैं, पैसे बिगड़ते भी हैं। इसीलिए अपने पैसे को सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी खुद की होती है। खुद की पॉलिसी बनाइए, खुद की कैसेट कीजिए आखिर इसमें क्या कहना चाहती है, क्या क्या नहीं है, क्या है। और हमारी साइड से किसी भी स्टॉक और किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल नहीं होता। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग लो दोस्तों, और हमेशा गोल्डन रूल को याद रख के मार्केट में अपनी सस्टेनिटी बनाया जा सकता है।